डियर स्टूडेंट, हम सब घर बैठे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल चुकी है। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं इस बीमारी से, और भारत में लगभग 6 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हो चुके हैं और प्रतिदिन भारत में 20,000 से ऊपर लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में हमें अपनी सुरक्षा करनी है और सुरक्षा तभी कर सकते हैं जब हम घर से बाहर निकलें तो चेहरे को ढक करके या मास्क लगा कर निकलें और सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहें। कुछ भी खाने पीने से पहले सैनिटाइज कर लें। यही एक बचाव है हमारा। घर आने पर हाथ मुंह धो करके कपड़े चेंज कर लें और बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें, क्योंकि घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और जैसे ही घर के बाहर जाएंगे तो ये बीमारी कहीं न कहीं हमें संक्रमित कर देगी, क्योंकि चारों तरफ ये फैली हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा फैलती जा रही है। यह तब तक हमें बचाव करना है जब तक कोई टीका या सटीक इसकी कोई दवा मेडिसिन न बन जाए। लेकिन इस महामारी के बीच ही हमें अपने सारे कार्यों को करना है। पढ़ाई लिखाई हर काम। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें सब कुछ काम करना है, हर काम करना है, लेकिन सेफ रह करके, और सेफ रहने के लिए हमने आपको बताया। तो इसी बीच हम लोगों की पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए घर बैठे ही। तो हमारे टीचर्स भी आपको व्हाट्सएप ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं। उसे आप पर डे अपने नोट्स बनाएं और याद करें। अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी यह निश्चित नहीं है कि स्कूल कब खुलेगा और परीक्षाएं तो होनी ही होनी है। इसलिए तैयारी बहुत आवश्यक है। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसे आप बिल्कुल एकदम सही तरीके से तैयार करें, नोट्स बनाएं। टीचरों को व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स के लिखे हुए नोट्स भेजकर दिखाएं, चेक करवाएं। इस कोरोना महामारी में लोगों के पास इतने अधिक समय हैं कि जो भी उनके अधूरे काम हैं या जिस विषय में जो बच्चे कमजोर हैं उसमें अधिक से अधिक ध्यान दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना समय जीवन में कभी किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें जो भी कमियां हैं व्यक्ति अपना पूरा कर सकता है। इसी के साथ हम अब विषय से संबंधित अध्याय 2 आपको पढ़ा रहे थे, एक दल के प्रभुत्व का दौर, कि किस दल को, किस संगठन को एक लंबा समय मिला शासन करने के लिए। तो उसी क्रम में हम आपको बता रहे थे कि जब देश आजाद हुआ, संविधान की रचना हुई, संविधान लिखा गया, तो लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र के बारे में आपको बताया था। हमारे संविधान में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तंत्र लोकतंत्र स्थापित किया गया और संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार से लेकर के शासन तंत्र किस तरह रहेगा, शासन किस तरह चलेगा, शासन को कैसे सरकार कैसे कानून बनाएगी, क्या उनके कर्तव्य होंगे, नागरिकों के क्या मूल कर्तव्य होंगे, ये सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। हमारे देश का संविधान बहुत विशाल है और इसमें कहीं कोई चीज छूटी नहीं है। तो हमारे देश में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था भी हुई और साथ ही साथ वयस्क मताधिकार की भी घोषणा की गई, क्योंकि उस समय जब संविधान बना तो वयस्कता की आयु 21 वर्ष थी। लेकिन बाद में 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके उसकी वयस्कता की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दी गई और 18 वर्ष करने से लोकतंत्र में बहुत सारे युवाओं की संख्या बढ़ गई और जिससे चुनाव के दौर के लिए ये और अच्छा हो गया। अब यह व्यवस्था दी गई है कि संविधान के अनुसार कि 18 या 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति
मतदाता रजिस्टर में अपना नाम अंकित करा सकता है, रजिस्टर करा सकता है और उसके बाद वो चुनाव में वोट दे सकता है। चुनाव के लिए संविधान के अनुसार संविधान में यह लिखा गया है कि चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्यों आदि के चुनाव के लिए एक चुनाव आयोग का नियुक्त किया गया और वह इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है और चुनाव इसका मुख्य अधिकारी चुनाव आयुक्त होता है। संविधान के अनुसार भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच हुआ था। करीब 6 महीने का वक्त लग गया नामांकन से लेकर के और मतगणना तक। अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक का समय लगा और मतगणना को लेकर के लगभग 6 महीने का वक्त लग गया इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव के लिए सैकड़ों निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे देश को बांटा गया और विधानसभाओं के लिए हजारों निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। सभी चुनाव क्षेत्रों को अलग अलग सूचियां तैयार की गई और मतदाता रजिस्टर तैयार किया गया। इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रथम आम चुनाव में करीब 17 करोड़ जनता ने भाग लिया था। देश में सार्वभौम मताधिकार को अपनाना एक साहसपूर्ण कदम था, क्योंकि पहली बार मतदान हो रहा था भारत में और ऐसी परिस्थितियों में सभी को एक समान रूप से अधिकार देना था मत देने का, जिसमें महिलाएं और बहुत कम पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा अधिक संख्या में कम पढ़े लिखे लोग थे, उनको भी अधिकार देना था मतदान का। ऐसे में उस समय यूरोप में बहुत सारे देशों में महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार था ही नहीं, लेकिन भारत में मतदान का अधिकार महिलाओं को ही देना था और गरीब जनता, अनपढ़ जनता को भी मतदान का अधिकार देना था। ये एक चुनौतीपूर्ण कदम था और ऐसा भारत में किया गया। महिलाओं को भी अधिकार दिया गया, सभी को, यानी सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। सभी ने बढ़ चढ़कर प्रथम मतदान में हिस्सा लिया और महिलाओं की भी सहभागिता संतोषजनक थी। उस समय आलोचकों का यह कहना था कि भारत में निरक्षर जनता है और पूंजीपति, पैसे वाले लोग इनके पैसों का लालच देकर वोटों को खरीद लेंगे और यूरोप के बहुत सारे विकसित देशों में महिलाओं को अधिकार नहीं मिला था, लेकिन भारत में ऐसा उल्टा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतदान का अधिकार सबको मिला, सार्वभौम मताधिकार दिया गया और इसी के साथ जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, एक नया उत्साह के साथ हिस्सा लिया। महिलाओं की भी भागीदारी रही और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों की अपेक्षा अधिक मतदान किए। इस प्रकार प्रथम मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, नए उत्साह के साथ हुआ। इसी के बाद हम आपको नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे। नोट्स भी लिखें, वीडियो भी देखें और जहां न समझ में आए व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।